हेलो फ्रेंड्स, अधिकारी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 5। 4 चैप्टर इससे पहले हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन 4 चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि सारे लेसन जो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। आप जब तक पहला चैप्टर नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और उसमें बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फैक्ट है जिसको अंडरलाइन कर दिया गया है, ताकि आप उसको देख सकें और उससे नोट्स तैयार कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है राजा और एक प्राचीन गणराज। इसमें जो है हम जो है लगभग 50 वर्षों से हम शासकों का चुनाव करते हैं। अभी भी हम लोग चुनाव के द्वारा प्रधानमंत्री को चयन करते हैं, लेकिन करीब 3000 साल पहले राजा की चुनने की प्रक्रिया क्या था। तो उस वक्त में क्या होता था कि राजा जो था, महत्वपूर्ण राजा होता था, वो क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। अश्वमेध यज्ञ करवाते थे और ये एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें घोड़ा को राजा की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। और इस घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने राजा को घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध करने वाले राजा से उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। और उसके बाद वो राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ पूर्व विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी राजाओं में राजा का स्थान होता था, उसे राज सिंहासन और बाघ की खाल के एक विशेष आवरण में जो है उसे बैठाया जाता था। और सारथी उसका जो युद्ध क्षेत्र में सारथी उसका सहचर होता था और इस अवसर पर वो राजा को जो है विजय और उसे गुणगान किया करता था। राजा के साथ संबंधित खासकर उसके रानी और पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने के होते थे। और बाकी जितने भी आमंत्रित राजा थे वो सिर्फ बैठकर वो देखते थे और पुरोहित जो है राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करता था। और इस तरह से जिसमें विश्व वैश्य जैसे समान लोग उपहार लाते थे, जिसमें पुरोहित शूद्र मानते थे कि कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जा सकता था। उसके बाद इसमें वर्ण व्यवस्था बताया गया कि उत्तर वैदिक बोलता है कि उत्तर भारत में जो खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में जो है कई ग्रंथ रचे गए। जैसे ऋग्वेद के बाद जो उत्तर वैदिक ग्रंथ में थे, जिसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ था, उसकी रचना की गई थी। इसमें जो है अनुष्ठान और संपादन करने की विधियाँ बताई गई थी। और उसके बाद इसमें बताया गया कि समाज कई समूह में बटा होता है, जैसे पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक थे, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले थे, जंगल में रहने वाले लोग थे। जहाँ पुरोहित और योद्धा जो है वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक व्यापारी के धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्रह के निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांटा था, जिन्हें वर्ण कहते थे। प्रत्येक वर्ण का अलग अलग कार्य निर्धारित किया गया था। जैसे ब्राह्मणों का जो था काम था वेदों का अध्ययन करना। उसके बाद जो दूसरा था शासक था, उस जो क्षत्रिय कहलाता था, उसका काम था युद्ध करना और रक्षा करना। तीसरा वर्ग जो था वो वैश्य था। इसमें मुख्यतः कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान जो था वो था शूद्रों का। इसका काम क्या था कि ऊपर के 3 वर्गों की सेवा करना और इसे किसी भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। औरत को भी शूद्र के समान ही माना गया। मतलब ये कि महिलाएं भी जो है, औरत भी जो अनुष्ठान का अधिकार नहीं दिया गया। और महिला और शूद्र दोनों जो है वेदों के अध्ययन का अधिकार इनको नहीं मिला। मतलब वो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था और आमतौर पर जो है ब्राह्मण, माता पिता के संतान ब्राह्मण होता था। बाद के कुछ वर्षों में अछूत माना जाने लगा। और इसके बाद कुछ राजा जो इसको मानने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कुछ राजा जो अपने आप को जो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ मानते थे। इस तरह की बात आई, इसमें छुआछूत की आलोचना की गई। इसके बाद हम देखते हैं कि पहले जन था, लेकिन जन के बाद आया जनपद, जन से बन गया जनपद। और जनपद में क्या होता था कि राजा पुरातत्व ने जनपदों की कई बस्तियाँ खोजी। जैसे आज हम देखिए इसमें दिया कि जनपद था। जनपद क्या था, महायज्ञों को करने वाला राजा जन के राजा न होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। और ये जनपद जो है कहाँ कहाँ से मिला, तो देखिए आपको दिल्ली के पुराना किला के पास मिला, उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा में मिला। खुदाई में जो है ना लोगों को झोपड़ियाँ में से पता चलता कि वो जो झोपड़ियों में रहते थे और कई जानवर पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, गन्ना, सरसों इत्यादि की फसल भी उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। और इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन होते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था और इन बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी। आगे महाजनपद की बात, पहले जन से जनपद वाला, महाजनपद के बारे में हम देखते हैं। महाजनपद कहता है कि 2500 साल पहले जो है 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए।
अब इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और महाजनपद जब बना तो आप देखिएगा कि इसमें जो है महाजनपद में राजधानी भी होने लगी। कई राजधानी को तो किलेबंदी भी की गई थी। इनके चारों ओर पत्थर लकड़ी की ऊंची ईंट लगा के किए जाते थे। इससे अनुमान लगाया जाता कि या तो राजा को डर लगता था या राजा जो अपने सुरक्षा के लिए इस तरह का निर्माण करते थे, ऊँची ऊँची दीवारों की निर्माण करते थे। इसमें राजा जो है जब शक्तिशाली प्रदर्शन करने के लिए लगाया था। इसके अलावा क्या कि जब किले के निर्माण हो गए तो लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था और इस तरह से विशाल दीवारों को व्यापक योजना बनाने लगे। लाखों लोग इसके लिए ईंटों की ईंट की व्यवस्था की जाती थी, इंतजाम करते थे और स्त्री पुरुष से बच्चे जो है इसके लिए जो है श्रम करते थे और संसाधनों की इसके लिए आवश्यकता पड़ती थी। अब देखिए जब किलेबंदी हुई तो राजा क्या किया, अब जो है राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल के लिए भर्ती करने लगे और इसको संभवतः आहत सिक्कों में उनके वेतन भी दिए जाने लगे। इसके बाद इसमें ये कहता है कि जब राजा जो है हुआ जब राजा जनपद महाजनपद बना, राजा जो है कर्मचारी वगैरह रखने लगे, दीवार यानी कि किले वगैरह बनाने लगे, तो ऑब्वियसली है कि खर्च बढ़ जाएगा, संसाधन की उसकी आवश्यकता होगी। उसके लिए उसने क्या किया, कर लगाना शुरू किया। अब कर व्यवस्था शुरू किया। अब महाजनपद जब थे तो राजा जो है बड़ी सेना, इसके लिए खर्च तो बढ़ेगा, ऑब्वियसली इस बात है। तो इसके लिए समय पर जो है राजा जो है कर वसूलने की व्यवस्था भी किया। अब इसमें देखिए इसमें जो कर क्या क्या था, तो देखो किसान से जो है 1/6 कर लिया जाता था कृषकों से, जिसे भाग कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। और कारीगर भी थे, कारीगरों को क्या कर जाता था कि महीने में एक बार जो है उसको श्रम करना, एक दिन उसके लिए राजा के लिए काम करना पड़ता था। और पशुपालक जो जानवर थे उसको उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीद बेचने पर कर देना पड़ता था। आखेटक संग्राहक जंगल से जो वस्तुएं प्राप्त करते तो उससे राजा को उसमें कुछ भाग दे दिया करते थे। उसके बाद कृषि में परिवर्तन भी महाजनपद काल में हुआ। उसके बाद दो महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि लोहे के उपयोग होने लगे। मतलब पहले क्या होता था कि लकड़ी के हल होते थे, लकड़ी के फाल से होते थे, वो ज़्यादा अंदर ज़मीन के अंदर नहीं जाते थे। लेकिन अब लोहे की फाल का आसानी से उपयोग जोता जाने लगा। लोहा के फाल यूज होता वह ज़मीन को अधिक गहराई तक करता था। इससे क्या हुआ, और दूसरे इससे उपज फसल में बढ़ गई, उपज बढ़ गई। और दूसरा जो था वो था धान के पौधे का रोपण। जैसे हम आजकल देखते हैं धान को पहले एक जगह कहीं पर धान को छिड़क के बीच से उसको तैयार कर ले, छोटे छोटे पौधे जब 1 फीट के हो जाते हैं फिर उसको उखाड़ कर दूसरी जगह पर रोपे जाते हैं। तो इस तरह जो है महाजनपद का जन्म शुरू हुआ। इससे भी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पौधे जो सुरक्षित जीवित रहने लगे और पैदावार हमारा बढ़ गया। तो सॉरी, इसके बाद हम अब थोड़ी मगध के बारे में पढ़ते हैं कि मगध महाजन 2-3 महाजनपद दिया गया। तो इसमें एक महद जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी हमारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो देखिए लगभग 200 साल पहले मगध एक महत्वपूर्ण जनपद बन गया था और ये जो था गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, कमी, उपजाऊ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। मगध का हिस्सा जंगलों से भरा था और जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर जो हाथियों को यहाँ जो जंगल होता है उसको पकड़ के प्रशिक्षित किया जाता था, सेना का काम लिया जाता था। जंगलों में घर, घाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी प्राप्त किए जाते थे और इससे मजबूत हथियार भी उपयोगी किया जाता है। मगध में देखिए, मगध की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मगध में 2 महत्वपूर्ण शासक हुआ, एक बिंदुसार हुआ और दूसरा अजातशत्रु हुआ। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद भी एक महत्वपूर्ण शासक, 3 हुआ, मतलब एक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म, ये भी महत्वपूर्ण शासक। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग तक फैला दिया। बिहार के राजगिरी, मतलब आधुनिक राजगिरी, कई सालों तक राजधानी बनी रही और बाद में जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। उसके बाद 2300 साल में पहले देखिएगा मेसोपोटामिया का राजा सिकंदर विजय करना चाहता था, पूरी सफल। सिकंदर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी आक्रमण किया, सिकंदर हमारे भारत पे भी आक्रमण किया था, तो ये पूरी तरह से सफल न हो सका क्योंकि वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के पास पहुंचा। जब उन्हें मगध की कूच करना चाहा तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया क्योंकि उसे इस बात की भयभीत था कि भारत के शासकों के पास जो है पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है और वो इससे डरते थे। उसके बाद वज्जी संघ है, वज्जी संघ मगध के बाद एक वज्जी संघ आता। वज्जी संघ मगध शक्तिशाली राज्य बन गया, उसके नज़दीक वज्जी संघ था जिसकी राजधानी वैशाली था। राजधानी आपको याद रखना, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली था। और ये यहाँ जो है एक किस्म का गण था, प्रथम विश्व का गण था, गण या संघ कहते थे। यह संघ गण या संघ में कई शासक होते थे जो कभी कभी एक साथ शासन करते थे और प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। स्त्रियां दास कमकार सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। उसके बाद हम जब आगे देखिए इसमें एक बहुत, ये जो बॉक्स है ना, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो है
संदेश बुद्ध ने दिया है कि बुद्ध अजातशत्रु वज्जी संघ का आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने मंत्री वश्यकार को बुद्ध के पास भेजा। तो बुद्ध ने उससे पूछा कि वज्जी सभा में नियमित रूप से होती है तो उन सभी सदस्यों ने उपस्थित होगा। तो वज्जी उसने कहा कि वे पूर्ण और नियमित सभाएँ करते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और सामर्थ्य रहते बाद। तो बुद्ध ने कहा कि तब तो वहाँ कभी आक्रमण नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग भी इससे सीख मिलता है कि हम लोग भी अगर एकता में रहें, एकजुट होकर रहें, तो हमको भी कोई नहीं बिखरा सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। उसके बाद कई शक्तिशाली राजा हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।